साथ और आज हम बात करेंगे सूबा बोलेगा में जीएसटी की मार, व्यापारी परेशान। और सूबा बोलेगा कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले लखनऊ लेके चल रहे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। 0 से 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के 3 कैटेगरी के बेड्स तैयार किए थे। 1.5 लाख बेड हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद में तैयार किए। जब कोविड के संक्रमण के केसेस प्रदेश के अंदर आने लग गए तो उस समय हमारे 36 जनपद ऐसे थे प्रदेश के जहां पर एक भी वेंटिलेटर नहीं थे, एक भी आईसीयू बेड नहीं था, एक भी वेंटिलेटर नहीं था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आईसीयू भी बनाए हैं, आईसीयू बेड्स भी उपलब्ध कराए हैं, वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए हैं। और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन सबके सामने एक बेहतरीन उदाहरण के सामने आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी की अपनी महत्व है। टेक्नोलॉजी के प्रति हम सबको आग्रही बनाने के लिए कोविड ने एक अवसर दिया। स्वाभाविक रूप से हेल्थ सेक्टर को भी इस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इसके बाद अच्छे परिणाम हैं। मुझे याद है जब हम लोगों ने आईसीयू बेड तो बढ़ा दिए, मैन पावर की भी ट्रेनिंग हम लोगों ने प्रारंभ की, मास्टर ट्रेनर यहां बुलाए, फिर उनके माध्यम से जिलों के अंदर ट्रेनिंग प्रारंभ कराई। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसी स्थिति पैदा होती थी, तो मैंने यहीं से उसी दौरान कहा कि वे वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ करिए। जो टीम यहां से ट्रेनिंग ली है वह तो रहेगी जिले के अंदर, लेकिन साथ साथ हर दिन 5 बजे से 6 बजे तक एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल के विशेषज्ञ उस वर्चुअल आईसीयू के साथ जुड़ेंगे और वह वहां पर क्या समस्या आ रही है किस जिले में, उस सुविधा को वहां पर देंगे। टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन आज के दिन पर बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है और उसको उस रिमोट एरिया तक पहुंचाने, जहां के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे कि यहां पे भी कोई सुविधा मिल पाएगी, आज ये सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो रही हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज के दिन पर हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना ये केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ये निवेश चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर की ओर से हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की ओर से, जिस भी स्तर पर हो, ये निवेश जनहित में है, लोकहित में है। इसको हम तात्कालिक रूप से न देखें कि इसमें कितना पैसा लग रहा है या इसमें एक व्यक्ति के ट्रांसप्लांट में इतना पैसा लग रहा है, लेकिन ये एक नई संभावना है। बहुत सारे लोगों के लिए जीवन की एक नई आशा है और इस नई आशा के लिए अपोलो मेडिक्स को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर मयंक सोमानी और उनकी पूरी टीम को डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी ने प्रदेश के अंदर अपोलो हॉस्पिटल की एक श्रृंखला खड़ी की। देश के अंदर हेल्थ टूरिज्म यानी टूरिज्म अब स्पिरिचुअल और इको या हेरिटेज का ही नहीं होगा। दुनिया के अंदर अगर आज भी आप देखेंगे तो भारत के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में, बड़े विकसित देशों की तुलना में बहुत सस्ती हैं। तो हेल्थ टूरिज्म के उस स्पेस को उन्होंने आज से लगभग 30 साल 40 साल पहले उन्होंने उसको देख लिया था, समझ लिया था। और उस कालखंड में जिन संभावनाओं को उन्होंने 1990 के दशक में दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल की स्थापना भी की, या चेन्नई में या हैदराबाद में या देश के अन्य क्षेत्रों में जो श्रृंखला खड़ी की, आज आप देख रहे होंगे कि हेल्थ सेक्टर में भी बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं। ये निवेश लोगों के जीवन को बचाने के साथ साथ ढेर सारी रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। मैं इस अवसर पर पूरे अपोलो परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए अपोलो मेडिक्स के द्वारा
आज यहाँ पे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की यूनिट प्रारंभ की गई है, मुझे विश्वास है कि प्रदेश के लिए यह लाभकारी होगा ही। प्रदेश के इस सेक्टर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी और हम प्रदेशवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा और उन जरूरतमंदों को जिनको कोई भी इस प्रकार की आवश्यकता हो, उन्हें इस सुविधा को और सहज सरल तरीके से उपलब्ध कराने में मददगार हो पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो अपोलो मेडिक्स अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और साफ तौर पे जो सर्विसेज शुरू की जा रही हैं उसके बारे में वो बता रहे थे, शुभकामनाएं भी दे रहे थे। फिलहाल अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात जीएसटी की कर रहे थे। जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों का शीर्ष संगठन कैट ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। कल यानी 26 फरवरी को भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है और वहीं जीएसटी को लेकर दिल्ली के व्यापारी आंदोलन की राह पर हैं। उन्होंने आज महापंचायत भी बुलाई है। दरअसल व्यापारिक संगठन जीएसटी के नियमों में हाल ही में हुए कई बदलाव से नाराज है, जिसको लेकर कल बंद बुलाया गया है। पूरा मामला आखिर है क्या, रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। छब्बीस फरवरी को शीर्ष व्यापारी संगठन कैट ने भारत बंद का आह्वान किया है। जीएसटी के कठोर प्रावधानों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ई-वे बिल को लेकर देश भर के 8 करोड़ व्यापारी कल प्रदर्शन करेंगे और अपना विरोध दिखाएंगे। देश के शीर्ष व्यापारी संगठन कैट ने 26 फरवरी को भारत बंद बुलाया है, जिसमें देश भर के व्यापारी हिस्सा लेंगे। इस भारत बंद के कारण देश भर के सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। कैट ने सरकार के सामने जीएसटी को सरल बनाने की मांग रखी है। टैक्स स्लैब की समीक्षा करने की मांग है। जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी खामियों को दूर करने की मांग की गई है। साथ ही ई-वे बिल में बदलाव की मांग प्रमुख है। भारत बंद में देश भर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के अलावा बड़े व्यापारिक संगठन शामिल हैं। इनमें ऑल इंडिया एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ नॉर्थ इंडिया स्पाइसेस ट्रेडर्स एसोसिएशन आदि शामिल हैं। डिसाइड किया गया कि 26 तारीख को जैसे पूरे देश के अंदर एक सैलाब इस समय उमड़ रहा है जीएसटी के जो नए कानून के इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने का, उन सब के विरोध में कानपुर के सारे व्यापार मंडल मिलके 26 तारीख को घंटाघर चौराहे से 1 बजे स्टार्ट करके फूलबाग तक का एक रूट मार्च करेंगे, जिसमें शहर के सभी ट्रेड के लोग होंगे, कपड़ा, किराना, लोहा, सभी तरीके के लोग होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ज्ञापन हम लोग फूलबाग चौराहे पर अधिकारियों को देंगे। और ये जो हमारा फ्लैग मार्च या रूट मार्च जिसको कहें, तो एक भव्य तरीके कुछ अलग सा करेंगे, जिससे कि एक बड़ा संदेश लखनऊ में बैठी सरकार को और दिल्ली में बैठी सरकार को जाना चाहिए। कारोबारी अपनी मांगों को लेकर विरोध में हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बिना सुनवाई किए पंजीयन रद्द करने का अधिकार क्यों? विक्रेता द्वारा अपना रिटर्न न भरने पर हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोक क्यों? छोटे व्यापारी को पूरे मासिक आधार पर ही रिटर्न की व्यवस्था क्यों? गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेने पर खाता सीज की कार्रवाई क्यों? नियम 86 भी व्यापारियों पर लागू किया जाता है तो सरकारी संस्थाओं को इनसे छूट क्यों? रिटर्न में त्रुटिवश अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर पोर्टल को लॉक क्यों? किसी भी फर्म के स्वविवेक के आधार पर ऑडिट एवं सर्वे का अधिकार क्यों? इस तरह के कदमों से कारोबार में कई तरह की दिक्कतें होंगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने जीएसटी के नए नियमों का विरोध किया है। इसी विरोध के चलते शुक्रवार को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कैट के इस भारत बंद का समर्थन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कर रहा है, जिसके तहत भारत बंद के दौरान चक्का जाम भी होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर हम बात करें, क्योंकि 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है।
सरकार के सामने जीएसटी को सरल बनाने के लिए जो है मांग साफ तौर पे रखी गई है। सरकार का इस पर कहना है कि जो 1 जनवरी से हमने बदलाव किए हैं उसका जो मकसद है चोरों और घोटालेबाजों पर जो है काबू पाना है, जिसके वजह से ये बदलाव किए गए हैं। लेकिन अगर आप देखें कि इस जीएसटी में इतने तरह के बदलाव किए गए हैं कि इसको समझना अब विशेषज्ञों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, करदाताओं के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव भी एक तरह से जीएसटी हो गया है। जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी खामियों को दूर करने की भी लगातार मांग की जाती है। साथ ही ई वे बिल में बदलाव की भी मांग प्रमुख इसमें है। बंद में देश भर के ट्रांसपोर्टर सेक्टर्स के अलावा बड़े बड़े व्यापारी संगठन भी इसमें शामिल होंगे। ऑल इंडिया एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ एल्यूमिनियम और मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स यूनियन, यानी कि तमाम जो ट्रेडर्स यूनियन है वो भी इसमें शामिल होंगी, बंद में शिरकत करेंगी। तो बड़े पैमाने पर 26 तारीख को जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है और तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा, डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ये तस्वीर और ग्राफिक्स के जरिए भी हम 26 फरवरी को जो भारत बंद है उसके बारे में हम आपको बता भी रहे हैं। कारोबारी परेशान है, कैसे काम होगा ये बात कारोबारी कह रहे हैं, नए नए नियमों से व्यापारी परेशान होंगे। आप भी सोचिए जीएसटी में इतने ज़्यादा बदलाव कर दिए गए हैं कि आखिर जीएसटी को समझना ही अब बहुत मुश्किल हो गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नाहिद अकील जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। सीधे सबसे पहले नाहिद अकील जी के पास है। नाहिद जी, जीएसटी को सरकार के सामने जीएसटी को सरल बनाने के लिए मांग रखी गई है, ये व्यापारी वर्ग मांग रख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जीएसटी खुद इतना मुश्किल हो गया है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, जो है विशेषज्ञों के लिए भी और जो करदाता है उनके लिए भी। क्या कहेंगी नाहिद अकील, और ये इस बदलाव के बारे में क्या कहेंगी? आपकी पूरी रिपोर्ट पढ़ी और कल जो सारा बंद है मैं उस बंदी का समर्थन भी करती हूँ, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ व्यवसायी भी हूँ, इसलिए इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करती हूँ। और मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगी। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा ना हो, दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा ना हो, उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। आज पूरे देश की आवाम की हालत ये हो गई है कि आप तेल की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है, आप सोचिए कि सारा इफेक्ट उसी से चल रहा है, ढुलाई उससे होती है, सारे ट्रांसपोर्ट का काम पेट्रोल डीजल से हो रहा है। और जो स्टेट है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछती हूँ कि वो 16 रुपए क्यों 1 लीटर पे ले रही है। अगर वो अपने प्रदेश की जनता के साथ थोड़ा सा सहयोग करना चाहती तो किस बात का 16 रुपए ले रही है। और फिर पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाई जा रही है, उस पे टैक्स के दायरे में वो क्यों नहीं आ रहा है जीएसटी के दायरे में। और आप देखिए कहां पे आप इंश्योरेंस आपने इतना बढ़ा दिया है, तेल की कीमतों से और राशन की कीमतें, रसोई गैस की कीमतें आप देखिए आसमान छू रही है। आज एक व्यापारी और आम आदमी का जीवन बहुत दूभर हो गया है। आगे आने वाले दिनों में कोई भी स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और क्या होगा बताना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अब वक्त ये आ गया है कि चाहे वो आम आदमी हो, वो किसान हो, वो व्यापारी हो, सभी को सरकार के सामने एक साथ खड़े होकर के लामबंद होना ही होगा। क्योंकि हम लोगों ने पूरा मौका दिया, 5 साल दिया, छठवें में आपको लाए ये सोच के कि आपने 1 साल कहा कि 5 साल में थोड़ा टाइम कम होता है, हम और कर दिखाएंगे। ये साल का भी आप क्या बजट आया, बजट में कोई चीज दिखी नहीं, चाहे प्रदेश का बजट हो चाहे देश का बजट हो, आप बेचने के अलावा कुछ दे नहीं रहे हो जनता को। टैक्स का आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, तो क्या होगा? अब हर एक भारतीय को ये इसके ऊपर सवाल उठाना ही पड़ेगा। महंगाई पे सवाल उठाना, रसोई गैस पे सवाल उठाना, बढ़ती इंश्योरेंस की कीमतों पे सवाल उठाना, पेट्रोल पे सवाल उठाना है, बैंकिंग के जो सर्विस चार्जेस है उस पे सवाल
दिखाना है कि आपका ही पैसा आप निकाल रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि आपके हर मूवमेंट पे आपको 3 रुपए 4 रुपए कटवाना पड़ रहा है। आप क्यों लाए एटीएम? या तो आप उस सिस्टम को दुरुस्त करिए। और अगर आप विकास में टेक्नोलॉजी को ही मानते हैं तो हम अगर जहां हैं वहां अगर एटीएम है हम पैसा निकाले तो हमारा क्यों इतना ट्रांजैक्शन पे इतना पैसा कट रहा है? तो अब कल मैं खुद इसका समर्थन करती हूँ, मैं खुद शामिल होंगी और सबको शामिल होना चाहिए। लेकिन नायब अकील जी, सरकार तो कह रही है कि जो हमने नए नियम बनाए हैं इससे जो कर चोर हैं, जो घोटालेबाज हैं, हम उन पर लगाम लगा पाएंगे। तो आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? एक बात हो ना, तब तो इनकी बात को स्वीकार किया जाए। जितनी बातें की है सब में फेल हैं। आपने कहा था जीएसटी आएगी, नोटबंदी होगी, देश में काला धन आ जाएगा। आपने तो काला धन वालों को 50-50 का मैच खेला। आपने टाइम दिया था ना उनको कि आप सभी लोग पैसे जमा कर दीजिए, इतने दिन के अंदर आपको कोई पकड़ धर नहीं होगी। आपने तो 50-50 का मैच खेल के ये भी नहीं बताया कि काला धन कितना आया है। जीएसटी का आप हाल देख रहे हैं, गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक देखिए, कोई छोटे से लेकर के बड़ा व्यापारी सहमत है? कोई नहीं सहमत है। सिर्फ इस देश में सरकार को ही वो बनाई चीजें अपने आप अच्छी लग रही है, वो दूसरे चश्मे से देखना ही नहीं चाहती। अभी उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए किसान आंदोलन, किसान बिल, किसान कह रहे हैं हमें फायदा नहीं, हमें नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं आप हमारी तरह से देख के देखिए, भाई जो सामान बेच रहा है उसको एमएसपी नहीं मिल रही, वो कह रहा हमारा कोई फायदा नहीं, हमारा नुकसान ही नुकसान है, बिल वापस ले लीजिए। आप तो पूंजीपतियों के फेवर में खड़े हुए हैं, आप अडानी अंबानी के फेवर में खड़े हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का कल का ही उद्घाटन देख लीजिए, विश्व का बड़ा स्टेडियम बना, वो स्थापित करने पे लगे हुए, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में लगे हुए कि हमारा नाम आ जाए। एक टाइम था कि आप पटेल को लेकर पूरी दुनिया में घूमे, लोहा बटोरा और उसके बाद उन्हीं का नाम काट करके आपने अपना नाम रखवा लिया। ये तो पहली बार देखा जा रहा है ना। एक बार मायावती ने जब मूर्ति बनवाई थी अपनी, वो हल्ला मचा था, आज ये प्रैक्टिस हो जाएगी। जो सरकारें आएंगी सबसे पहले बड़ा बड़ा संस्थान बनाएंगी, क्योंकि संस्थान बनाने से रिश्वतबाजी भी खूब अच्छी तरीके से मिल जाती है, और उसके बाद अपना नाम स्थापित करके चली जाएंगी। जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो बड़ी बात, अहम सवाल जो है नाहिद अकील जी ने साफ तौर पे उठाया। और दो गेस्ट हमारे साथ और भी जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। पंकज अरोड़ा, व्यापारी नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमंग अग्रवाल, व्यापारी नेता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सीधे सबसे पहले हम चलते हैं पंकज अरोड़ा जी के पास। पंकज अरोड़ा जी, 26 फरवरी यानी कल भारत बंद का ऐलान किया गया तमाम व्यापारी वर्ग की तरफ से, आखिर क्यों? जी, आपसे मेरा सवाल है। जी, कल का जो भारत व्यापार बंद की घोषणा हुई है, ये पैन लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे की गई है। जीएसटी का व्यापारी वर्ग ने हमेशा स्वागत किया था, आज भी स्वागत करते हैं कि जो उसका टैक्स का सिस्टम था वो बहुत अच्छा है। पूरे देश में हम कहीं से भी माल मंगा सकते हैं। किसी भी व्यापारी का विरोध जीएसटी को लेकर नहीं है, लेकिन जो अभी ये पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसी बनाई है, फाइन, पेनाल्टी, जुर्माने, कैंसिलेशन, जीएसटी नंबर कैंसिल और पेनाल्टी डबल, जब सरकार ने 985 बार अमेंडमेंट कर दिया और अभी हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें तमाम जो नए रूल्स आए इसके भी अमेंडमेंट हम कराना चाहते हैं। जब व्यापार सरकार अभी तैयार नहीं है, रोज अमेंडमेंट कर रही है, हम तैयार नहीं, हम अभी लड़ रहे हैं कि हमें और अमेंडमेंट कराने हैं। जब तक ये अमेंडमेंट होने के 1 साल तक व्यापारी पूरी तरीके से सिस्टम को फॉलो ना कर ले, सबके सॉफ्टवेयर, हमारे अकाउंटेंट, कोई अकाउंटेंट आता है जो 500 रुपए हफ्ते का लेता है, कोई पेड है 10,000 का दुकान बैठता है, जब तक सब लोग सीख ना जाएं, तब तक सरकार को किसी प्रकार की पेनल्टी, फाइन, जीएसटी कैंसिलेशन जैसा कोई प्रावधान लाना ही नहीं चाहिए, जिससे कि इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिले। कोई भी इंस्पेक्टर, हमने एक छोटी सी गलती कर दी, हमारे इंस्पेक्टर खड़ा होता है या कोई अधिकारी हमसे कहता है कि आपने ऐसा किया, तो ये कितनी मतलब गलती भी नहीं है हमारी, और छोटे से फाइन पे अगर हमसे कहता है आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देंगे। हमारा जीएसटी नंबर मतलब हमारी पहचान, हमारे पैन नंबर से 20 साल से हमारी फर्म चल रही है, जो मान लीजिए जो पैन नंबर मेरा जीएसटी का नंबर है, अगर आप उसको ब्लॉक कर देते, कैंसिल कर देते, तो हमारी तो गुडविल चली जाएगी 2 मिनट के अंदर, और सारा हमारा व्यापार जो ना माल हम खरीद पाएंगे ना कर पाएंगे। जीएसटी टर्मिनल हमारे यहाँ नहीं है, हाईकोर्ट जाना है। ऐसे तमाम पावर्स अधिकारियों को दे दिए गए हैं। हम लोगों का सीधा और सीधा कहना है कि भारत सरकार ने जो इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने के लिए पावर देने की बात रखी है,
वो 2% जो गलत व्यापारी हैं, जो फेक इनवॉइस का काम करते हैं, उनके ऊपर लागू होनी चाहिए। उन 2% लोगों की वजह से 98% व्यापारियों पर जो ये लाद दिए नए नए कानून, टीसीएस, टीडीएस, ये रिटर्न वो रिटर्न, तो हम लोग एक तरीके से परेशान है। हमारा खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारा अकाउंटेंट बोलता है, सीए बोलता है, पहले टीसीएस आए तो टीसीएस वाले को मैं पैसे देने हैं रिफंड फाइल के, अब टीडीएस 1 जुलाई से आने जा रहा है, मैं उसको देने हैं। ऐसे रोज कोई ना कोई, कभी सॉफ्टवेयर में गवर्नमेंट ने एक चेंजेस कर दिए, सॉफ्टवेयर वाले को बोलना पड़ता है भैया ये कर दीजिए। तो हम कितने अमेंडमेंट, हम अपना दुकानदारी करेंगे या अमेंडमेंट करेंगे? अब तक कितने अमेंडमेंट हुए पंकज जी? 985 अमेंडमेंट हो चुके हैं और लगभग 1015 कह लीजिए, लेकिन जो लीगल रूप से बात आ रही है वो 985। और अभी जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये बजट में नए कानून आए, प्रावधान आए हैं, पूरे देश का व्यापारी वर्ग इसका विरोध कर रहा है कि हम जो वेट में होता आया है, जो इंस्पेक्टर राज चला, ये सभी राज्यों में चला है और हम लोग एक सेवा शुल्क के रूप में देते चले आए जमाने से। तो जीएसटी आने पे हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रकार का, हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर से हमें रिटर्न भेजनी है, कंप्यूटर से जवाब आना है, हमें कोई लेना देना नहीं, किसी को हमें बख्शीश नहीं देनी। परंतु अब जो ये नियम आ गए हैं, ये इतने ज्यादा हम लोगों पे दिक्कत है कि वो जमाने थे जब 5-10 हजार, आज हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल करने कोई अगर हमसे 1 लाख मांगेगा तो हमारी मजबूरी है। और स्वविवेक का जो अधिकार दिया गया है, ये गलत है। जब तक सामने वाले को आप नोटिस दीजिए, वो रिप्लाई आपको दे 30 दिन 60 दिन, जब वो डिफॉल्टर निकले तब आप कोई कार्रवाई करिए। परंतु स्वविवेक का जो पावर दिया गया है, हम उसका विरोध करते हैं पूरी तरीके से। और सारे व्यापार मंडलों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी, परंतु जब से बजट के बाद धीरे धीरे चिंगारी पूरे देश के अंदर सुलगने लगी, व्यापारियों ने इसको गंभीरता से चिंतन, अखबारों में माध्यम से पढ़ा कि बैंक अकाउंट सीज होगा, प्रॉपर्टी सीज होगी। जब लोगों में चिंतन बढ़ा तो लोगों ने इस चीज में अपना जुड़ाव बढ़ाया और आज ये आंदोलन पूरे देश के अंदर एक उग्र रूप ले चुका है। व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से भयभीत है। हमारे ऊपर इस तरीके का कोई अधिकारी राज नहीं होना चाहिए जिससे हम व्यापारियों की दुकानों का संख्या लगातार घटे, क्योंकि सरकार का राजस्व कहीं नहीं घटेगा। वो सेल कहीं ना कहीं जो बड़े स्टोर्स हैं, धीरे धीरे वैसे भी काम जो है ई कॉमर्स साइट्स में जा रहा है, बड़े बड़े बिग स्टोर्स में जा रहा है। तो व्यापारी के ऊपर अगर इतना बोझा आ जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, तो निश्चित बात है वो अपने व्यापार को बंद करेगा, वो सेल सारी हमारी चली जाएगी बड़े स्टोर्स में। तो पंकज अरोड़ा जी साफ तौर पे कहा कि हम इस नए नियम की मुखालिफत करते हैं। उमंग अग्रवाल जी, जीएसटी के नए नियम मुसीबत बन गए हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा वो कौन से नियम है जो मुसीबत बन गए हैं, और अगर वो नियम सरकार लागू करती है या थोपती है तो जो तमाम व्यापारी वर्ग है उसे मानने को तैयार नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, सरकार का काम है टैक्स लेना। व्यापारी टैक्स देने को तैयार है, हंसी खुशी तैयार है, मगर उस टैक्स को टैक्स टेररिज्म क्यों किया जा रहा है, उसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया। हम अगल बगल के जितने भी मुल्क देखते हैं जहां जीएसटी लगा है, वहां का व्यापारी खुशी खुशी टैक्स देता है और बिल्कुल भी हम लोग के अनुरोध के बावजूद भी कभी भी ये नहीं कहता कि हम बिना बिल के माल बेचेंगे या कोई मैनिपुलेशन करेंगे। उधर साहब हम सीधे सीधे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का व्यापारी भी 100% ईमानदार है और बिल्कुल टैक्स देना चाहता है, मगर आज वो फंस गया है, आपके इस मकड़ी के जाल में फंस चुका है। जीएसटी जितना सिंपल था उसको उतना ही कलिष्ठ बनाया गया है। आज सरकार ने 985 अमेंडमेंट कर दिए, जबकि सरकार पढ़ी लिखी है, सरकार के पास विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े कानून विधि के जानकार हैं। एक आम व्यापारी, आप ये बताइए, जो टैक्स दे रहा है उसको आपने एक भी अथॉरिटी नहीं दी कि वो अपना रिटर्न अमेंड कर सके। आप अमेंडमेंट कर रहे हैं अपने एक्ट में, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं अथॉरिटी। ये सबसे बड़ी विसंगति है, जब हमें ये नहीं मिलता है अधिकार कि हम अपनी कोई भी गलती को ठीक कर सके। अभी आप देख सकते हैं जीएसटी को लेकर के हर व्यापारी परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि उसका व्यापार निरंतर खत्म होता जा रहा है। अब जीएसटी में हमें अपने ही कंप्यूटर या लैपटॉप या टैब से काम करना है। सरकार की मशीनरी उसको कंट्रोल करती है। नहीं खुलेगा कोई ऑप्शन, कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, कोई रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है, कोई फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, पोर्टल नहीं खुल रहा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, माल लदा खड़ा रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते। ये सब विसंगतियां हैं, इनको नहीं दूर किया गया तो जीएसटी कभी कामयाब नहीं हो पाएगा।
और आप देख रहे हैं तेजी से संख्या व्यापारियों की घटती जा रही है। व्यापार की तो घट रही है, व्यापारियों की भी घट रही है। ऐसा ना हो एक दिन शेर के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, व्यापारियों के संरक्षण के लिए भी कुछ कानून बनाए जाए। नए कानून जिनमें प्रमुख रूप से इन्होंने सेक्शन 119 ए और बी, जिसमें इन्होंने 200% पेनल्टी कर दी है। ये बहुत खराब है। जरा सी बात पे, जरा सी कमी पे आज व्यापारी कोई कानून विशेषज्ञ नहीं है। हर आदमी इंजीनियर या MBA नहीं है जो व्यापार कर रहा है। वो 2 और 2 के 1 रुपया मुनाफा लगा के अपना घर चलाता है। उससे जरा सी कमियां हो जाती है। आज कानपुर में देखा जाए तो बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं, रोज समाचार में भी आ रहे हैं कि अधिकारियों ने अपनी मनमानी करके जानबूझ करके अपना टारगेट पूरा करने के लिए या ऊपर से शासन से दबाव के चक्कर में उन्होंने जबरदस्ती गाड़ियां रोक ली हैं, जबरदस्ती SI भी कर दी, जबरदस्ती व्यापारियों को परेशान कर रखा है। कमियां निकालने पे तो आएंगे तो कोई भी विभाग हमारी बहुत सारी कमियां निकाल लेगा, तो साहब कमियां ही निकालते रहेंगे। हम व्यापार कब करेंगे? हमें उसी में उलझा दिया जाता है। 16(2) जो सेक्शन उन्होंने लगाया है, कोई भी आदमी अगर 10 तारीख तक रिटर्न नहीं भरता है तो हमारा ITC मर जाता है। हमें ITC नहीं मिलेगा। हमने तो ऑलरेडी जब माल परचेज किया है तो हमने उस पे टैक्स के साथ साथ बिल की वैल्यू के साथ ITC भी दिया है। आज अगर सामने बेचने वाले मान लीजिए बीमार पड़ जाए, उसका पोर्टल ना काम करे, उसका वकील ना भर पाए, कोई भी दिक्कत हो जाए तो आज हमारा ITC चला जाता है। तो ऐसे तो धीरे धीरे छोटे व्यापारियों की और मध्यम व्यापारियों की सारी पूंजी GST डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगी और वो हमें वापस कैसे मिलेगी? फिर हमें वही प्रोसीजर से रिफंड लेना पड़ेगा, उनके यहाँ अपील करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें ईयर एंडिंग का वेट करना पड़ेगा। ठीक, छोटे और मध्यम व्यापारी की पूरी पूंजी जो है वो GST विभाग में चली जाएंगी। और भी कई अहम बातें उमंग अग्रवाल और पंकज अरोड़ा और नाहिद अकील जी ने साफ तौर बताए। फिलहाल यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो चला है, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। GST के नए नियमों पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुरक्षा समाज की समृद्धि का आधार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर प्रदेशवासियों को सुरक्षित समाज प्रदान करने का कार्य किया है। थाने में आए, यहाँ पे हमारी मैम ने बहुत अच्छे से हेल्प की है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसी पुलिस फोर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति किए गए किसी भी अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति लागू है। महिलाओं की सहूलियत के लिए प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए 144 नए थानों और 50 पुलिस चौकियों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। 350 तहसील, 1535 थानों में ये व्यवस्थाएं पहले चरण में दी जा रही हैं, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत को वहां पर रख सकें और उसकी समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकल सके। ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद में साइबर सेल की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में मजबूती आई है। प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। है और हम बात करें GST के
नए नियम बने मुसीबत, बिना सुनवाई के पंजीयन रद्द करने का अधिकार क्यों? विक्रेता द्वारा अपना रिटर्न न भरने पर हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोक क्यों? छोटे व्यापारी को पूरे मासिक आधार पर ही रिटर्न की व्यवस्था क्यों? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेने पर खाता सीज की कार्रवाई क्यों? नियम 86B व्यापारियों पर लागू किया जाता है तो सरकारी संस्थाओं को इनसे छूट क्यों दी जा रही है? सरकारी संस्थाओं को इनसे छूट क्यों दी जा रही है? रिटर्न से त्रुटिवश अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट देने पर पोर्टल को लॉक क्यों किया जा रहा है? किसी भी फर्म के स्वविवेक के आधार पर ऑडिट और सर्वे का अधिकार क्यों? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सुबह बोलेगा में हम उठा भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, और हमारे साथ व्यापारी वर्ग के लोग भी जुड़े हुए, व्यापारी नेता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज अरोड़ा जी, एक तरफ तमाम ये सवाल हैं जो तमाम व्यापारियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जीएसटी जब आया था उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें की गई थी, लेकिन अब जब जीएसटी के नए नियम आए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 8 करोड़ व्यापारी, एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो कल एक साथ प्रदर्शन करेगा। सरकार का कहना है कि हम ये जो नए नियम लेकर आए हैं ये कर चोरों और घोटालेबाजों के लिए ये नए नियम लेकर आए हैं। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, बिल्कुल सरकार जो है नियम लेकर आई है, सरकार अपनी जगह कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। 2% 1% व्यापारी वर्ग ऐसा देश के अंदर है जो इस तरीके के रैकेट को चलाकर फेक इनवॉइस का बिजनेस कर रहा है, पर सरकार ने ही, सरकार के अथॉरिटी ने ही उनको जीएसटी नंबर अलॉट किया है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर मान लीजिए मैं कानपुर का उत्तर प्रदेश का हूं और मैंने चेन्नई के एक व्यापारी से माल खरीदा और माल खरीद के मैंने भुगतान किया, मेरी दुकान में माल आ गया। जैसे ही मेरी दुकान के अंदर माल आता है तो मैं समझता हूं मेरा काम खत्म, क्योंकि मेरा माल मेरे पास आ गया। अब सामने वाला व्यक्ति, मैंने माल लिया, 10 तारीख को मेरा टाइम है रिटर्न भरने का और 10 तारीख को उसको भी है। सामने वाले ने 10 तारीख को रिटर्न नहीं भरा, मैंने अपना रिटर्न भर दिया। अब मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए का सीमेंट मंगाया, 28% जीएसटी मान लीजिए उदाहरण तौर पे है, तो मैंने 1,28,000 पे किया, मेरा माल मेरे घर आ गया, मैं खुश, मैंने 1,29,000 का माल बेच दिया। 10 तारीख को जब मैंने रिटर्न अपना भरा परचेस का, और मैंने अपना सेल तो ऑलरेडी कर रखा है, पर क्या हुआ, मेरा सीए बोलता है कि साहब आपको 28,000 देने पड़ेंगे। मैंने किस बात के देने पड़ेंगे? तो वो बोलता है कि सामने वाले ने अभी रिटर्न नहीं भरी। मैंने सामने वाले को फोन किया, उसने बोला मेरे अकाउंट के साथ कोई घटना हो गई या कोई बात हो गई, इस वजह से हम नहीं भर पाए, हमारा सीए कल भर देगा। सरकार का नियम कहता है कि अगर 20 तारीख तक वो रिटर्न सामने अगर शो नहीं करता है तो हमको आईटीसी अपने पास से भरनी पड़ेगी। मैं कहता हूं अगर एक व्यापारी का 1 लाख रुपए की पूंजी है और वो 3 राउंड घुमाता है, यानी 1,28,000 भुगतान करता है, 29 का बेचता है, फिर मंगाता है 3 बार, तो यानी उसने 76,000, 60 और 8 या 24, 84,000 या जो भी अमाउंट बन रहा है जीएसटी का, उसने पे कर दिया। और जब वो रिटर्न भरता है वो टैक्स उसको नहीं मिलता, तो वो 1 लाख रुपए की पूंजी के व्यापारी को उतना टैक्स जो उसने सरकार उसको दिया है वो टैक्स उसको अपने पास से जमा करना है। अगर वो व्यापारी वो टैक्स अपने पास से जमा करता है तो वो व्यापार क्या करेगा? तो ये छोटा व्यापारी तो जीएसटी डिपार्टमेंट में अपनी रकम को खो देगा, और जब वो इनपुट लेने के लिए वहां पे जाएगा दोबारा, जब सामने रिटर्न को भर देगा तो एसआईबी कहेगी कि तुमने हमको वापस क्यों मांगा। तो सचल दल का अधिकारी मौके पे आके आपको या तो पकड़ेगा या कहीं ना कहीं आपकी दुकान में एंट्री का दरवाजा खुलेगा, और वो दरवाजा हम समझ सकते हैं इस देश के अंदर, अगर वो दरवाजा खुलता है तो न जाने कितने कागज वो मांग लेगा जो हमारा व्यापारी नहीं देगा, और वो कहेगा भैया इसको यही रफा दफा करके निपटाओ। तो ऐसे में ब्लैकमेलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। हमारा मतलब जो पढ़े लिखे बड़े व्यापारी हैं उनके पास अकाउंटेंट हैं, जो बड़ी फर्में हैं वो कंपनी सेक्रेटरी को अपना जॉब रखते हैं, जो बड़ी फर्में उनके यहाँ सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए मेंटेनेंस 4 साल का होता है वो मेंटेन करते हैं। पर छोटा व्यापारी जिसका व्यापार साल भर में 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का है, वो तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आ जाएगा। तो ये चीज बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और छोटे व्यापारियों को भी इस विषय में मालूम नहीं है। जब ये लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से 1 जुलाई से, टीसीएस और टीडीएस जैसी चीजें आ रही हैं, आदमी भरते भरते टैक्स देते देते परेशान हो जाएगा। अभी एक नया मुद्दा आया है जिसपे जो हमारा टैक्स है उस पे 1% हमें कैश डिपॉजिट साथ में करना है। तो ये कौन कौन से तरीके गवर्नमेंट ला रही है जिसमें व्यापारी एकदम परेशान हो रहा है? उमंग अग्रवाल जी, आप क्या कहेंगे? मैंने सुना पंकज अरोड़ा जी को, उन्हीं ने कहा कि तकरीबन 1,000 जो है वो जीएसटी में बदलाव किए गए हैं। जीएसटी में बदलाव इतने किए गए हैं कि उसको समझ पाना ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है। और उसके बाद ये नए नियम लाने के पीछे का बड़ा मकसद आपको क्या नजर आता है? कहीं ना कहीं
हम सभी लोग जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी से मेरा मतलब सूक्ष्म व्यापारी, मध्यम व्यापारी और थोड़ा सा मध्यम से ऊपर व्यापारी, वह व्यापारी नहीं जिसके नीचे 100-50 सीए या अकाउंटेंट काम करते हो, बड़ा बड़ा उनका साम्राज्य हो, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। बाकी 8 करोड़ में से आप समझ लीजिए 7 करोड़ 99 लाख व्यापारी ऐसा है जो इन सभी नियमों से त्रस्त है, नहीं पालन कर सकता, वो कानून नहीं जान सकता इतना। आज व्यापारियों को यही नहीं मालूम कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है, उसमें क्या सरकार ने रातों रात उसको गलत कर दिया है। छोटे छोटे बदलाव इतने सारे आ चुके हैं कि हम लोग को मालूम ही नहीं है कि क्या चीज सही है। अगर ये बदलाव सरलीकृत के लिए होते तो आज जीएसटी का विरोध नहीं होता, पूरे देश का व्यापारी एक साथ नहीं खड़ा होता और आज 26 फरवरी एक ऐसी तारीख नहीं बनाई जाती जिसके कारण सरकार के माथे पे भी पसीना आ रहा है कि क्या आज व्यापारी कैसे खड़ा हो गया है। ये कहीं ना कहीं व्यापारियों को दबाया गया है, उनके ऊपर ऐसे कानून, ऐसे लगता है कि अभी हम आजाद ही नहीं है, हम गुलाम हैं। जीएसटी ने हमें गुलामी की बेड़ियां बांध दी है। ऐसा क्यों है? हम जब टैक्स दे रहे हैं तो हमसे टैक्स लीजिए, हमको डराया धमकाया क्यों जाता है? हमसे वो क्यों कराया जाता है जो हमें नहीं आता, जो हम नहीं कर सकते? एक लंगड़े आदमी को मैराथन क्यों दौड़ाया जाता है? आप हमको हम कारोबारी हैं, हमको कारोबार करने दीजिए, ना कि हमें पढ़ाई लिखाई करनी है। हम इतना पढ़ेंगे तो हम वकील ही ना बन जाएंगे। नाहिद अकील जी क्या कहेंगे, जो छोटे ये जो नए नियम है ये छोटे व्यापारी और एक मध्यम वर्गीय व्यापारी के लिए क्या गुलामी की एक जंजीर बनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि पूरा आपने सुना लबोलाब इसी का यही है ना कि आदमी सरलता से टैक्स के लिए तैयार होने के लिए कहा गया था कि जीएसटी भरने के लिए एक टैक्स एक देश और दुनिया भर की बातें की गई थी कि बहुत सरल हो जाएगा, लेकिन इसके दावपेच इतने ज्यादा कठिन है कि एक आम व्यापारी को व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो सब्ज़बाग दिखाए थे वो सफल नहीं है और सरकार को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। और सवाल इस पे होना चाहिए कि ये चक्रव्यूह में फंसे कैसे हम लोग, ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से। क्योंकि हुआ क्या, सरकार ने देश के 3 बड़े व्यापारी पकड़ लिए और जो हमारे देश की राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें रिफॉर्म नहीं हो रहा और 1-1, 2-2 करोड़ की एक रैलियां होती थी नरेंद्र जी की। ये पैसे आए कहां से? उन्हीं बड़े 3 व्यापारियों से आए। अब उसको देने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और देश के आम व्यापारी को उसमें उलझा रखा है। तो इसलिए आप देखिए कि ये सारी नौबत आ रही है। ये सिर्फ लोगों को एक जलेबी की तरह फंसा रहे हैं। जीएसटी में फंसाया, फिर नोटबंदी में फंसाया, फिर पेट्रोल फंसाया और फिर देश के जो तमाम मुद्दे, मंदिर मस्जिद और ये वो कश्मीर 370 सब में ये घुमाते रहे सबको कि एक मुद्दा खत्म हुआ दूसरे में डाल दिया, दूसरा मुद्दा खत्म हुआ तीसरे में डाल दिया। यही वजह है कि आज पूरा देश सिर्फ उलझा हुआ है और इस पकड़ जाल से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको सरलता से कोई चीज दी ही नहीं गई। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है सरलीकरण, कि ना तुम्हें परेशानी हो कि कोई चोर बाजारी करे टैक्स की और ना व्यापारी को कोई परेशानी हो। लेकिन यहाँ तो व्यापारी के सामने परेशानी ही परेशानी, उसके एंगल से कोई चीज सोची ही नहीं गई। तो इसका अगर सरकार नहीं करती है तो फिर उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, एक आम नागरिक का बयान है कि अगर सरकार इसमें किसी भी तरह का सुधार नहीं करती तो भाई कितने लंबे समय तक एक इलास्टिक भी होती है, उसको खींचो तो एक दिन के बाद वो टूट ही जाती है। तो व्यापारी कब तक घसीटता रहेगा, कब तक जूझता रहेगा इस तरह के उससे? वो जो 2 पैसा कमाएगा उससे ज्यादा वो अपने सीए को और कर्मचारियों को, अकाउंटेंट को दे करके खत्म कर देगा, उसके पास बचेगा क्या? पंकज अरोड़ा जी क्या कहेंगे, अगर नए नियम में किसी तरह का बदलाव सरकार नहीं करती है तो व्यापारियों का रुख क्या होने वाला है? देखिए, मैं एक जानकारी दूं, 10 तारीख को ये अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ CIT ने बंद की कॉल की थी, जबकि देश के लगभग 200 व्यापारी नेता नॉर्थ ईस्ट से लेकर चेन्नई से लेकर पौंडीचेरी से लेकर जम्मू कश्मीर यूपी पूरे देश के व्यापारी नेता मौजूद थे। तो जब 10 तारीख को एक कॉल की गई थी तो उसके ठीक 3 दिन बाद भारत सरकार मैं आपको रोकना चाहूंगा। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए सर। मैं ये
कहना चाह रहा था कि हमारे देश में व्यापारियों पर टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं कि वो कोई भी काम ईमानदारी से नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाह रहा था कि व्यापारियों पर टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं कि वो कोई भी काम ईमानदारी से नहीं कर सकता। कहीं जीएसटी है, कहीं आईटी का बिजली का है, कहीं लेबर टैक्स है, कभी स्टाफ की सैलरी है, दुनिया भर के काम जो है व्यापारियों पर बढ़ा दिए हैं, जिससे वो ईमानदारी से काम नहीं कर सकता और टैक्स देते हुए भी उस पर टैक्स की मार लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर सोचना चाहिए सरकार को और उन पर टैक्स को कमी करनी चाहिए, जिससे व्यापारी अपना जीवन सही प्रकार से निर्वाह कर सके। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। पंकज अरोड़ा जी अपनी बात को मुकम्मल करें। मैं ये जानकारी दे रहा था कि 10 फरवरी को जब अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ ने पूरे देश में 26 फरवरी की बंद की कॉल दी थी, तो उसके ठीक 3 दिन बाद भारत सरकार को जैसे ही जानकारी हुई कि देश का व्यापारी इस मुद्दे को लेकर जो बजट में नए प्रावधान है उसको लेकर सभी गुस्से में नाराज हैं, तो ठीक 3 दिन बाद मंडे का दिन था, तो नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में हमारे CIT के 3 पदाधिकारी और भारत सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और GST काउंसिल के चेयरमैन, 3 अधिकारी उधर से और 3 हमारे संगठन के जो हमारे GST चेयरमैन कमेटी की चेयरमैन है पूनम जोशी जी सूरत से, ये लोग मौजूद थे और दोनों का प्रेजेंटेशन हम लोगों ने उनको दिया गवर्नमेंट को। तो उन्होंने उस प्रेजेंटेशन को लेने के बाद उस पर करेक्शन के लिए, क्योंकि सरकार ने उनको कहा कि आप इनकी बात को व्यापारियों को सुनिए, तो उस करेक्शन पे जो डेट दी गई है वो मार्च के पहले हफ्ते में दोबारा इस चीज की बैठक होनी है। 26 को हमें बंद करके ये ताकत दिखानी है पूरे देश भर में कि देश का व्यापारी समाज इसको लेकर गुस्से में है। हम जिस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन व्यापारी देश भर का दिखाएगा, सरकार को वैसे नजर आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि जो अगली बैठक होनी है उसमें निश्चित ही जो ब्यूरोक्रेसी इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उस पर लगाम लगाने का प्रयास करेगी। अगर कम करती है, नहीं करती है, तो अगली रणनीति दोबारा तय की जाएगी। पर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग व्यापारी वर्ग हैं, कोई हम लोग राजनीति नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। आगे हम क्यों सोचें, हम चाहते हैं हमारा समाधान हो जाए, हम लोग आसानी से अपना व्यापार करें, हमारे ऊपर कोई ब्यूरोक्रेसी का डर ना हो, टैक्स टेररिज्म जैसी कोई चीज हमारे ऊपर ना हो। तो फिलहाल एक दर्शक लखीमपुर से इस वक्त हमारे साथ करार जुड़ गया, अपनी बात को रखें। हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो इस वक्त टैक्स व्यवस्था अभी सेक्शन 94N करके कोई एक बनाया है, तो हमने एक नई फर्म खोली, तो उसमें हमें जो है हमारे पर्सनल ITR जो है, हम 4 पार्टनर थे। पर्सनल ITR सबके 10 साल के हैं, लेकिन नई फर्म की वजह से हमें किसानों को पैसा देना पड़ता था गन्ना खरीद के नगद। ठीक है, किसान जो है, छोटा किसान नगद पैसा ही मांगता था, तो उसमें सरकार ने जो है एडवांस TDS 20 लाख के ऊपर 2% कर दिया है उस नए नियम के अनुसार, और 1 करोड़ के ऊपर 5% कर दिया है। इस वजह से हमें अपनी फर्म ही बंद करनी पड़ गई, क्योंकि हमारे पास एडवांस टैक्स इतना कटने लगा कि हमारे पास पैसे नहीं बचता था। ठीक है, और अगर हम चेक से देते हैं तो किसान मानता नहीं है, हमारे पास आता नहीं, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। इस तरीके से तो नया व्यापार कोई चालू ही नहीं कर पाएगा। जिसके पास 3 साल का ITR नहीं है, उसका क्या किया जाए? पर्सनल ITR से सरकार को मानना चाहिए। ठीक है, वो तो फर्म का ITR मानते हैं कि फर्म का ITR 3 साल का दे, तो हम नई फर्म खोल लें तो 3 साल का ITR कहाँ से देंगे हम? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कई दर्शक हैं जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो अपनी बात साफ तौर पे रख रहे हैं और जो परेशानियां उन्हें ज़मीनी स्तर पर हो रही हैं। भाई GST में 1000 के आसपास बदलाव किए गए हैं, तो बड़े पैमाने पर GST को समझ पाना ही लोगों के लिए, जो छोटा व्यापारी है, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है जब इतने ज़्यादा अबटमेंट हो रहा है। उसके बाद फिर और नए नियम आ जाना जो एक मुसीबत का कारण बन रहे, जिसको लेकर 26 फरवरी को भारत बंद का व्यापारी वर्ग ने ऐलान किया गया है। और ये ऐलान बहुत बड़े पैमाने पर है। आपको बता दें, 8 करोड़ व्यापारी कल प्रदर्शन करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। देश के शीर्ष व्यापारी संगठन CAT ने 26 फरवरी को भारत बंद बुलाया है। उमंग अग्रवाल जी, मेरा सवाल है, हमने कोरोना काल देखा, कोरोना काल में बड़े पैमाने पर व्यापार लोगों का चौपट हुआ है, मुश्किल हालात से या बहुत मुश्किल हालात से लोग इस वक्त जूझ रहे हैं। उसके बाद ये नए नियम किस तरह से इसको देखते हैं आप?
आपने बिल्कुल सही कहा। कोरोना काल में व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तक टूट गई है। आप समझ लीजिए किसी तरीके से व्यापारी, ये तो हिंदुस्तान का व्यापारी है जो भारतवंशी है और उसकी हिम्मत है कि वो अपने आप को खड़ा कर रहा है, मगर 25% व्यापारी, आज मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ, 25% व्यापारी उसके बाद से अपने कारोबार को नहीं शुरू कर पाया है और ना ही अपनी दुकान खोल पाया है। वो इसलिए, एक तो कोरोना कारण, उसको कोई भी रिलीफ या सब्सिडी तो सरकार से मिली नहीं, उसके अलावा जो 5-6 महीने का बैकलॉग था जीएसटी का, वो एक साथ उसके ऊपर थोप दिया गया। यहाँ तक कि इनकम टैक्स में डेट्स तक नहीं बढ़ी है। 25% व्यापारी ऐसा है जो इस बार रिटर्न नहीं भर पाया, मगर सरकार ने पेनल्टी के लालच में, जो 1.5 लाख रुपए पेनल्टी मिलती है, उसके लालच में डेट तक नहीं बढ़ाई, जहां इतने मुल्क बंद रहे थे। तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो है कोरोना के बाद से उठ नहीं पाया है। जो पुराने नियम है और जो कार्य प्रणाली है जीएसटी की, जीएसटी अधिकारियों की, कानपुर में मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, 400 अधिकारी कानपुर में है, वो 5 अधिकारियों का पैनल बना दें, हम 5 व्यापारियों का पैनल बना देंगे और आप देख लेंगे कि वो हमारी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आज ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं जब इतने पढ़े लिखे विद्वान अधिकारी जीएसटी के नियमों को नहीं समझ पाते हैं। तो हम तो कारोबारी हैं, हमारे पास तो पढ़ाई लिखाई का कोई जरिया भी नहीं था। जो पीछे के कारोबारी हैं, कोई 8वीं पास था, कोई 10वीं पास था और वो व्यापार में लग गया। वो कैसे इन कलिष्ठ नियमों को पढ़ करके, याद करके अपना कारोबार चला सकता है? अभी तो वही नियम। और दूसरा, जीएसटी में आप देखिए इस बार 16, 17, 18 का जो 3 महीने का पीरियड था। एक दर्शक उमंग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, अभिमन्यु, मैं चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं पैनल्स में बहुत ही सीनियर्स बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, उनसे एक चीज बोलना चाहूंगा और इस माध्यम से सरकार तक भी एक बात पहुंचाना चाहूंगा। जो 20 तारीख को जो रिटर्न फाइल करने का डेट होता है, अगर आप 20 तारीख से लेट हो जाते हैं तो पर डे 50 रुपीज का फाइन लगता है, जो कि बहुत ज्यादा फाइन है। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है तो सरकार इतना ज्यादा फाइन चार्ज करती है, इतना ज्यादा फाइन चार्ज करती है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देश में इतने व्यापारी हैं, 50% से ज्यादा व्यापारी फाइन चार्ज करके ही अपना जीएसटी भरते हैं, क्योंकि बिल्स आने में लेट होते हैं, मटेरियल सप्लाई हो जाता है, साथ में कभी कोई बिल नहीं आता। इसलिए बाहर से, आउट ऑफ स्टेट से अगर हम परचेज करते हैं तो बिल आ जाता है, बट अगर लोकल परचेज होता है तो पहले चालान से मटेरियल आता है, फिर बिल आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस बात पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, रिटर्न फाइल करने की तारीख 11 है, 20 नहीं है, 20 टैक्स जमा करने की तारीख है। और आपको ये बता दूं, 50 आपको जो रुपए दिखाई दे रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है, ये पहले 200 रुपए थे। ये व्यापार संगठनों ने आपकी लड़ाई कर करके, प्रत्यावेदन करके, सरकार के ऊपर दबाव बना करके इसको धीरे धीरे कम करा के 100 और फिर 50 पे लाए हैं। और ये निश्चित रूप से एक काला कानून है। हमें रिटर्न जमा करने पे इतनी पेनल्टी, यहाँ तक कि आप कई बार देखिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक ने सरकार को कई बार फटकारा है कि पेनल्टी आप ऐसे वसूलते हैं जैसे कि किसी इंसान का खून निकालते हैं। पेनल्टी एक संकेतिक होनी चाहिए जिससे कि आदमी को यह एहसास हो, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, अगली बार से उसमें सुधार हो। मगर ये सुधारात्मक ना हो करके हमारी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ने वाली है। ये पेनल्टी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। पंकज अरोड़ा जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। कोरोना काल देखा हमने, बहुत बुरा व्यापारियों ने वक्त देखा और देश ने भी वक्त देखा। उसके बाद अचानक एक तारीख से नए नियम लेकर आ जाना, मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहूंगा कि देश का एक व्यापारी ऐसा वर्ग है जिसने अपनी दुकान बंद करने के बाद भी आम जनता को सहूलियत प्रदान करते हुए अपनी जेब से भंडारे लगाए और लोगों को खाना पीना प्रोवाइड कराया। और सरकार ने बड़ी बड़ी रियायतें अगर दी तो बड़े बड़े औद्योगिक संगठनों को या औद्योगिक जो उद्योग जिनके हैं उनको, छोटे व्यापारियों को तो किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। जिनके बैंक के इंटरेस्ट चल रहे थे वो चलते रहे, कहीं कुछ भी दिया नहीं गया। और आज भी इस बात का गिला पूरे देश के व्यापारियों के अंदर है कि सरकार ने कोरोना काल में व्यापारियों के प्रति कहीं कोई भी ऐसा काम नहीं किया
जिससे व्यापारी वर्ग ये कहे कि नहीं, सरकार ने भी हमारे कोई दर्द पे हमें मलहम लगाने का प्रयास किया। किसी भी एंगल में व्यापार संगठन कह के थक गए सरकार से, लेकिन सरकार ने कहीं भी ऐसे कोई पॉइंट नहीं दिया। जैसे बात करें अभी हम देश के बजट में, तो कोई प्रतिक्रिया ऐसी आई नहीं। कुछ व्यापारियों का कहना था कि यूपी का बजट आया है, तो इसमें भी हो सकता है कि हमारे बिजली के बिल से लेकर और कई चीजों में कोई रियायत आए। लेकिन व्यापारी वर्ग को सरकार ने ऐसा मान रखा है कि रेवेन्यू अगर आएगा तो व्यापारी से आएगा, व्यापारी मरे तो मरे, रेवेन्यू ना घटे। ये सिद्धांत पे सरकार चल रही है और सरकार को अपनी सोच कहीं ना कहीं बदलनी होगी। इस देश के व्यापारी को सरकार को विश्वास भी रखना पड़ेगा। 1-2% लोग अगर गलत होते हैं तो ये काम सरकार का, उनको पकड़ना, उनको अरेस्ट करना, उनके साथ जैसा बिहेवियर करें। लेकिन 98% व्यापारी जो ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहा है, उसको चोर समझना, उसको चोरी की निगाह से देखना और उसके प्रति गलत निगाह रखना, ये सरकार का मैं दोष मानता हूं। अब सरकार कहे या ब्यूरोक्रेसी कहे, कहीं ना कहीं हम व्यापारी अपने को ये समझते हैं कि सरकार हमें चोरी की निगाह से, चोर की निगाह से देखती, जो हम लोगों के लिए बहुत दर्द से महसूस होता है। ठीक है, इस बीच राजेश औरैया से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। राजेश, अपनी बात को रखें आप। ठीक है राजेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, तो शायद राजेश से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो 26 फरवरी को भारत बंद का जो ऐलान किया गया, हमारे साथ तमाम व्यापारी नेता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमंग अग्रवाल भी हमारे साथ। उमंग अग्रवाल जी, ये जो नियम 86B व्यापारियों पर तो लागू किया जाता है, तो सरकारी संस्थाओं को इस नियम से छूट क्यों है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये किसी पे मेहरबान है, किसी पे जुल्म ढाते हैं। हम लोग कई दिनों से इस पे विरोध कर रहे हैं कि जो नियम है वो जो छोटे व्यापारी पे नियम है वही बड़े व्यापारी पे हो, और वो ही सरकारी संस्थाओं पे हो जो कि वाणिज्य कार्य कर रही है। हम ये नहीं कहते कि हमारे नियम और पुलिस विभाग के नियम एक हो, मगर जो क्रय विक्रय, जो सप्लाई या जो भी गुड्स का ट्रांसफर जो भी कर रहे हैं, उन सब के ऊपर बराबर रूप से होने चाहिए। तब जाकर के इस देश में सही मायने में 1 GST 1 नेशन का सिद्धांत लागू हो पाएगा। और पंकज अरोड़ा जी, कल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 26 फरवरी को भारत बंद है, अगर जैसा कि एक तरफ हम किसान आंदोलन भी देख रहे हैं कि बिल को लेकर किसान जो है वो सरकार और किसान के बीच तनातनी है। ठीक है, राजेश औरैया से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ गए। राजेश जी, अपनी बात को रखें। सर, एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे हमारी गाड़ी अखबार में चलती थी और ये भी एक व्यापार है, तो हमारी गाड़ी खड़ी हो गई क्योंकि इसके बाद 2 साल के बराबर खड़ी है और चक्कर लगा रहे हैं, टैक्स जमा करना चाहते हैं कि हमारी गाड़ी का टैक्स कर लिया जाए। हम कम से कम 20 बार RDO ऑफिस के चक्कर लगा चुके। जब हम पत्रकारिता करते थे, पत्रकारिता जैसी लाइन में हमें लोग चक्कर लगाना पड़ रहा, तो आम आदमी कैसे इसको एडजस्ट कर पा रहा? अब अगर हम गाड़ी उसको कबाड़े में बेच दे रहे तो टैक्स तो हमसे लग ही जाएगा। अब वो कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे। ना पता चले 1 बजे जाते तो 2 बजे नहीं है, 2 बजे आएंगे, 2 बजे जाते 4 बजे आएंगे, ये उठती रहती है। ठीक है, तो राजेश जी भी अब जमीनी स्तर पर एक समस्या है जिसके बारे में बता रहे थे, टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमसे जुड़ने के लिए। और नाहिद अकील जी भी हमारे साथ है। नाहिद अकील जी, आप किस तरह से देती कोरोना काल के बाद ये जो नियम जिसे कह सकते हैं व्यापारी वर्ग कह रहा है ये हम पे थोपे जा रहे हैं, इसका कितना असर होगा? देखिए, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात करने की आदत नहीं रही। व्यापार मंडल भी कई खानों में बटा हुआ है। व्यापार मंडल को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए बिजनेस ही सब कुछ है पहले और उसके बाद राजनीति, लेकिन वो कई खानों में बंटने के बाद अपनी बात हमेशा स्पष्टता से नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज ये है, मेरा भी बिजनेस ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। अभी कोरोना काल में गाड़ियां खड़ी रही, उस दौरान जो जो टैक्स की डेट लगी थी रोड टैक्स की, उसमें सरकार ने कोई छूट नहीं दी बल्कि उसको डबल कर दिया। भाई, हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, इतना रिलैक्सेशन तो आपको देना चाहिए कि अगर गाड़ियां चल रही हैं, रोड टैक्स का उस दौरान डेट आ रही तो आप उसको छूट दें। जब RTO के पास जाइए तो वो कहते हैं कि अगर आपका बिल
50,000 तक होता है तब उसमें हम कुछ छूट देंगे, उससे नीचे है 50 से नीचे है तो हम छूट नहीं देंगे। तो भाई व्यापारी की एक सीमा होती है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है जो 50 लाख से ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन जो उससे नीचे का टैक्स दे रहा है तो उसको आप कोई छूट ही नहीं देंगे। तो ये बड़ा गोलमोल रवैया है और इसलिए व्यापार मंडल को सभी को, कोई किसी भी पार्टी से इत्तेफाक रखता हो, लेकिन उसको सबसे पहले अपना व्यापार देखना चाहिए। जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा, आप पूछिए इतने बड़े बड़े शोरूम वाले लोग व्यापार बंद करके समेट के चले गए, 3-4 महीने वो रेंट नहीं दे पाए, जो 3 लाख 4 लाख रुपए अपने 3 फ्लोर 4 फ्लोर का रेंट दे रहा था अपने शोरूम का, उसको सेल हुई नहीं तो कहां से देगा, लोग समेट के बिजनेस चले गए। ये एक सर्वे करना चाहिए व्यापार मंडल को कि प्रदेश में या उस जनपद में, मुझे लगता है कानपुर के ज्यादा व्यापारी बैठे हैं, लेकिन कानपुर की हालत देख लीजिए, कितने लोग बिजनेस समेट चुके हैं। तो उसका एक सर्वे करना चाहिए कि कितने लोग देश में अपना बिजनेस समेट चुके हैं सरकार की गैर जरूरत वाले टैक्स को लाने की वजह से। ठीक है नाहिद अकील जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पंकज अरोड़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमंग अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कारोबारी परेशानी कैसे समाधान निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ GST के नए नियम है सरकार की तरफ से, दूसरी तरफ रेवेन्यू का हंटर भी है, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।